नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि अंगमो ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि उनके पति की राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम यानी एनएसए के तहत की गई नजरबंदी असहमति को दबाने की सुनियोजित कोशिश है। उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई लोकतांत्रिक अधिकारों के खिलाफ है और इसमें गंभीर प्रक्रियात्मक खामियां हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अंगमो को अपनी याचिका में संशोधन की अनुमति दे दी और कहा कि वह एक हफ्ते में संशोधित याचिका दाखिल करें। वांगचुक को 26 सितंबर को लेह में पुलिस गोलीबारी में 4 लोगों की मौत के 2 दिन बाद गिरफ्तार किया गया था। गीतांजलि अंगमो ने कहा कि वांगचुक ने कभी सार्वजनिक व्यवस्था के खिलाफ काम नहीं किया और उन्हें राजनीतिक कारणों से निशाना बनाया गया। उन्होंने बताया कि चुनावों से पहले एफसीआरए रद्द करने, सीबीआई जांच और आयकर नोटिस जैसी कार्रवाइयां उन्हें चुप कराने की कोशिश हैं। उन्होंने यह भी कहा कि 24 सितंबर की हिंसा से वांगचुक का कोई संबंध नहीं था, बल्कि उन्होंने हिंसा रोकने की अपील की थी। इस मामले की अगली सुनवाई अब 24 नवंबर को होगी। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर एक बार फिर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि एक के बाद एक देश में ट्रंप मोदी का अपमान कर रहे हैं। ताज़ा मामला दक्षिण कोरिया का है। राहुल ने कहा कि ट्रंप ने फिर दावा किया है कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर रोकने के लिए मोदी को व्यापार का डर दिखाया था और 7 विमान गिराए गए थे। राहुल ने पीएम मोदी से कहा कि डरिए मत, जवाब देने का साहस दिखाइए। इससे पहले बिहार की एक चुनावी सभा में भी राहुल ने कहा था कि मोदी ट्रंप से डरे हुए हैं और अगली बार बिहार आने पर उन्हें ट्रंप के झूठ का जवाब देना चाहिए। राहुल ने पीएम मोदी के सस्ते डेटा वाले बयान पर भी तंज कसते हुए कहा कि डेटा इसलिए सस्ता किया गया ताकि युवा सोशल मीडिया में उलझे रहें और सरकार से सवाल ना पूछें, नहीं तो वो पीएम और बिहार के मुख्यमंत्री आवास के सामने बैठ जाएंगे। बिहार में चुनावी माहौल के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भाजपा पर तीखा हमला करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सिर्फ नाम के नेता हैं और असली नियंत्रण भाजपा के हाथ में है। मुजफ्फरपुर की एक रैली में राहुल गांधी ने कहा कि नीतीश जी के चेहरे का इस्तेमाल हो रहा है, रिमोट कंट्रोल भाजपा के पास है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सामाजिक न्याय की बात केवल दिखावे के लिए करती है और अति पिछड़े वर्गों की आवाज दबा रही है। राहुल ने संसद में अपनी जाति जनगणना की मांग दोहराते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि भाजपा सामाजिक समानता नहीं चाहती। दूसरी ओर भाजपा ने राहुल पर बिहार की राजनीति से दूर रहने का आरोप लगाया। भाजपा नेता अमित मालविया ने उन्हें लापता बताते हुए कहा कि कांग्रेस अब महागठबंधन में हाशिए पर है। बता दें कि बिहार में 6 और 11 नवंबर को वोटिंग होनी है और दोनों गठबंधनों के बीच सियासी जंग तेज हो गई है। बिहार चुनाव प्रचार की जोरदार शुरुआत करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर भी तीखा हमला बोला। मुजफ्फरपुर में आरजेडी नेता और महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव के साथ रैली में राहुल गांधी ने कहा कि अगर आप नरेंद्र मोदी से कहेंगे कि वो वोटों के लिए नाचो तो वह मंच पर नाचेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी वोट पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। छठ पूजा का जिक्र करते हुए राहुल ने कहा कि दिल्ली में लोग प्रदूषित यमुना में पूजा कर रहे थे, जबकि प्रधानमंत्री ने खास बनवाए गए स्विमिंग पूल में डुबकी लगाई। उन्होंने कहा कि मोदी जी का छठ पूजा या जनता की भावनाओं से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें सिर्फ आपका वोट चाहिए। मुजफ्फरपुर में रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने संविधान और वोट चोरी का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि जो कुछ भी हमें मिला है, वोट का अधिकार, शिक्षा और स्वास्थ्य, वह संविधान की वजह से है, लेकिन नरेंद्र मोदी और आरएसएस उस पर हमला कर रहे हैं। उन्होंने मंच पर संविधान की प्रति दिखाते हुए कहा कि हम संविधान की रक्षा करेंगे, कोई इसे खत्म नहीं कर सकता। मुजफ्फरपुर में रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने संविधान और वोट चोरी का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि जो कुछ भी हमें मिला है, वोट का अधिकार, शिक्षा और स्वास्थ्य, वह संविधान की वजह से है, लेकिन नरेंद्र मोदी और आरएसएस उस पर हमला कर रहे हैं। उन्होंने मंच पर संविधान की प्रति दिखाते हुए कहा कि हम संविधान की रक्षा करेंगे, कोई इसे खत्म नहीं कर सकता। बांग्लादेश की अपदस्थ पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भारत में रहकर पहली बार खुलकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी अवामी लीग को 2026 के चुनाव लड़ने से रोका गया तो लाखों समर्थक चुनावों का बहिष्कार करेंगे। 78 वर्षीय हसीना ने कहा कि अवामी लीग पर प्रतिबंध अन्यायपूर्ण और आत्मघाती है।
हसीना 2024 में हुए हिंसक छात्र प्रदर्शनों के बाद ढाका से भागकर भारत आई थीं और अब नई दिल्ली में रह रही हैं। उनके निष्कासन के बाद नोबेल विजेता मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार बनी, जो फरवरी 2027 में चुनाव कराने की तैयारी में है। हसीना पर विरोध प्रदर्शनों में 1400 लोगों की मौत और मानवता के खिलाफ अपराधों के आरोप हैं, जिन पर 13 नवंबर को फैसला आने की संभावना है। उन्होंने इन आरोपों को राजनीतिक साजिश बताते हुए कहा कि यह कंगारू अदालत का फैसला है। हसीना ने कहा कि वह तभी बांग्लादेश लौटेंगी जब वहां वैध सरकार और कानून व्यवस्था कायम होगी। कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने एक बार फिर कनाडा में अपनी मौजूदगी और आपराधिक गतिविधियों का सबूत दिया है। गिरोह के सदस्य गोल्डी ढिल्लों ने सोशल मीडिया पर ब्रिटिश कोलंबिया में भारतीय मूल के उद्योगपति दर्शन सिंह साहसी की हत्या की जिम्मेदारी ली। 68 वर्षीय साहसी कैनम इंटरनेशनल कंपनी के अध्यक्ष थे और पंजाबी समुदाय में मशहूर उद्योगपति व समाज सेवी माने जाते थे। गिरोह ने उनसे फिरौती मांगी थी और नहीं देने पर उनके घर के बाहर उन्हें गोली मार दी गई। इसी गैंग ने पंजाबी गायक चन्नी नट्टन के घर पर भी फायरिंग की, जिसे चेतावनी बताया गया। गौरतलब है कि बिश्नोई गिरोह को कनाडा ने हाल ही में आतंकवादी संगठन घोषित किया है। इसका नेटवर्क दुनिया भर में 700 से अधिक शूटरों से जुड़ा माना जाता है। लॉरेंस बिश्नोई फिलहाल गुजरात की साबरमती जेल में बंद हैं, लेकिन उसका गैंग कनाडा से गोल्डी बराड़ और अनमोल बिश्नोई के जरिए एक्टिव है। यह वही गैंग है जो सिद्धू मूसेवाला की हत्या और सलमान खान को धमकी देने जैसे मामलों में शामिल रहा है। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने चेतावनी दी है कि अगर तालिबान ने उकसाना जारी रखा तो उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्होंने एक्स पर लिखा कि पाकिस्तान को तालिबान को खत्म करने या उन्हें गुफाओं में छिपने पर मजबूर करने के लिए अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। आसिफ ने तंज कसते हुए कहा कि अगर तालिबान चाहे तो दुनिया तोरा बोरा में उनकी पिछली हार के दृश्य फिर से देख सकती है। इस बीच बढ़ते तनाव के बीच तालिबान ने बातचीत का एक और दौर करने की पेशकश की है। कतर में अफगान राजदूत और तालिबान के राजनीतिक कार्यालय के प्रमुख सुहेल शाहीन ने कहा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान वार्ता अभी अधूरी है और आगे एक और बैठक जरूरी है। उन्होंने कहा कि ऐसे समझौते एक ही बैठक में नहीं होते। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तुर्की के इस्तांबुल में हुई शांति वार्ता बिना किसी नतीजे के खत्म हो गई। हाल ही में दोनों देशों की सेनाओं के बीच हुई घातक झड़पों के बाद यह वार्ता कतर और तुर्की की मध्यस्थता में हो रही थी। पाकिस्तान ने अफगान तालिबान से लिखित गारंटी मांगी थी कि उसकी जमीन से तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी जैसे आतंकवादी समूहों को हमले नहीं करने देगा, लेकिन तालिबान ने यह मांग ठुकरा दी। अफगानिस्तान ने उल्टे पाकिस्तान पर शरणार्थियों के मुद्दे को राजनीतिक दबाव के रूप में इस्तेमाल करने का आरोप लगाया और अपने हवाई क्षेत्र के उल्लंघन पर आपत्ति जताई। वार्ता विफल होने के बावजूद दोनों देशों के बीच कतर की सहायता से हुआ सीज फायर फिलहाल बरकरार है, लेकिन हालात बेहद नाजुक हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने अफगानिस्तान के साथ खुले युद्ध की चेतावनी दी है। सीमा बंद होने से व्यापार ठप है और दोनों पक्ष एक दूसरे को विफलता के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को दरभंगा में रैली करते हुए महागठबंधन पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद अपने बेटे तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री और सोनिया गांधी अपने बेटे राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहती हैं, लेकिन दोनों पद खाली नहीं हैं। शाह ने महागठबंधन को ठग बंधन बताते हुए आरोप लगाया कि आरजेडी चारा, कोलतार और जमीन के बदले नौकरी घोटाले में शामिल है, जबकि कांग्रेस 12 लाख करोड़ के भ्रष्टाचार में फंसी है। उन्होंने कहा कि केंद्र ने पीएफआई पर प्रतिबंध लगाकर उसके सदस्यों को जेल में डाला है और एनडीए उन्हें बाहर नहीं आने देगा। शाह ने बिहार में मुफ्त राशन, 125 यूनिट फ्री बिजली और मखाना बोर्ड जैसी योजनाओं का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि दरभंगा में जल्द मेट्रो सेवा शुरू होगी, एम्स बन रहा है और मिथिला में सीता मंदिर को राम सर्किट से जोड़ा जा रहा है। महाराष्ट्र के सतारा जिले में एक महिला डॉक्टर की संदिग्ध मौत के मामले में लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को मृतक डॉक्टर के परिजनों से फोन पर बात की और न्याय की उनकी लड़ाई में पूरा सहयोग देने का भरोसा दिलाया। परिजनों ने उनसे आग्रह किया कि वे सरकार पर दबाव डालें ताकि मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल यानी एसआईटी गठित की जाए। उन्होंने आशंका जताई कि एक हफ्ता बीतने के बाद अब सबूत मिटाए जा सकते हैं। कांग्रेस नेता ने महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल के साथ बीड जिले के कवड़ गांव में पीड़िता के परिवार से बात की और एसआईटी जांच की मांग का समर्थन किया। गौरतलब है कि 28 वर्षीय डॉक्टर 23 अक्टूबर को सतारा के फलटण में एक होटल के कमरे में मृत पाई गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दम घुटने से मौत बताई गई। अपनी हथेली पर लिखे नोट में डॉक्टर ने पुलिस उप निरीक्षक गोपाल बदाने पर बलात्कार,
और सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्रशांत पनकर पर मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाया था। दोनों को 25 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया। परिजनों का आरोप है कि उनकी मौत के बाद फोन से अहम डेटा मिटा दिया गया है। चुनाव आयोग ने देश भर में चल रहे विशेष गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण यानी SIR के दूसरे चरण से असम को बाहर रखा है, क्योंकि राज्य में पहले से ही राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी NRC लागू है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बताया कि असम में नागरिकता पहचान प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में पूरी हो चुकी है, इसलिए वहां SIR लागू नहीं होगा। असम ही ऐसा राज्य है जहां NRC अपडेट किया गया है। यह प्रक्रिया 2013 से 2019 के बीच हुई थी, ताकि वैध नागरिकों और अवैध प्रवासियों की पहचान की जा सके। भाजपा का कहना है कि बांग्लादेशी मुसलमानों की घुसपैठ से राज्य की जनसांख्यिकी बदल रही है, जबकि मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने सुझाव दिया कि NRC को SIR के लिए दस्तावेज के रूप में स्वीकार किया जाए। हालांकि NRC लिस्ट को लेकर विवाद जारी है, क्योंकि इसमें कई स्थानीय लोगों को बाहर और कथित विदेशी नागरिकों को शामिल किया गया है। असम में मुस्लिम आबादी 34% से अधिक है, जो भाजपा के लिए एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। इससे राज्य में NRC, नागरिकता और पहचान की बहस और तेज हो गई है। गजा में मंगलवार रात को इस्राएली हमलों में भारी जनहानि हुई है। हमास द्वारा संचालित सिविल डिफेंस एजेंसी और अस्पतालों के अनुसार हमलों में 104 फिलिस्तीनी मारे गए, जिनमें 46 बच्चे और 20 महिलाएं शामिल हैं, जबकि 250 लोग घायल हुए हैं। इस्राएली डिफेंस फोर्सेस यानी IDF ने दावा किया कि उसने दर्जनों आतंकवादी ठिकानों और आतंकवादियों को निशाना बनाया और हमास पर युद्ध विराम तोड़ने का आरोप लगाया। हालांकि बुधवार को IDF ने X पर जानकारी दी कि उसने हमले रोक दिए हैं और युद्ध विराम फिर से लागू कर दिया गया है। सेना ने बताया कि उसने जवाबी कार्रवाई में हमास के 30 कमांड ठिकानों पर हमला किया। पोस्ट में कहा गया कि IDF युद्ध विराम को बनाए रखेगी, लेकिन किसी भी उल्लंघन का कड़ा जवाब देगी। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि कोई भी चीज युद्ध विराम को खतरे में नहीं डालेगी। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि अगर इस्राएली सैनिकों पर हमला होता है तो जवाब जरूरी है। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.